हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी पटवारी एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में अलग अलग जगह पर जो है वो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो देखे जाएंगे। मतलब कि बार बार जो है ये आपसे जो है वो पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। मैं पटवारी एग्जाम की बिल्कुल बात नहीं करूंगा, बट हम पटवारी के लिए जो है वो इसको एक रिवाइज जो है वो करेंगे। और आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही होते हैं। तो 50 पॉलिटी एमसीक्यूज, थोड़ा सा लेवल मैंने मीडियम लेवल या फिर आप बोल सकते हो स्टार्टिंग लेवल रखा है, जो कि ज्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी धीरे धीरे करके हम जो है वो लेवल को जो है वो अप करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे बहुत सारे बैचेस जो है वो पेड बैचेस चल रहे हैं, ठीक है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे जेओआईटी का बैच हो गया, ठीक है, कंप्यूटर का अलग से बैच हो गया, पटवारी का बैच हो गया, हाई कोर्ट क्लर्क की पीडीएफ कोर्सेज हो गए, होम गार्ड के नोट्स हो गए, ठीक है जी। उसके अलावा आपका पंचायत सेक्रेटरी का बैच हो गया। तो सभी बैचेस चले हुए हैं, आप जाकर जो है वो एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहां पर क्वेश्चन ऐड किए गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का व्यापक अर्थ है, ठीक है। अब ये अर्थ अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, आपको रिलेट करना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड, अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। एक सिद्धांत जिसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है, उसे डेमोक्रेसी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका जो है वो सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन है, वो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। आप रिलेट कर पाओगे अगर आपने प्रीवियस में पेपर दिए होंगे। अब जो तो पहली बार ही तैयारी कर रहा है या पहली बार वीडियो देख रहा है कि उसका पहला एग्जाम होगा तो वो अलग, बट जिन्होंने पहले एग्जाम्स दिए हैं उनको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? नहीं। जवाहरलाल नेहरू? नहीं। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल? नहीं। आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से पूछा जा सकता है कि एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, एक हो सकता है कि जो टेम्परेरी, अगर एक वर्ड लग गया टेम्परेरी, जो प्रेसिडेंट थे वो कौन से थे, यानी कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम होगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है जी। क्या होगा? वो होगा सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है जी। तो ये याद रखना है, ये क्या बने थे? आपके पहले अस्थाई अध्यक्ष बने थे, और पहले स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये बने थे आई थिंक 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है जी। और इनको जो राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था वो 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। तो ये आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। समझ आ गया दोनों चीजें? ये टेम्परेरी वाले हो गए और ये हो गए आपके परमानेंट वाले। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दोनों तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका आंसर आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इन साउथ अफ्रीका द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज नोन एज। दक्षिण अफ्रीका में जो नस्लीय भेदभाव की प्रणाली को किस रूप में जाना जाता है? कौन सा वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है? ये सेंट्रल लेवल के जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है जी। तो अपाथाइट, ठीक है जी, याद रखिएगा। अपार्थाइट भी बोल सकते हैं, अपाथाइट भी बोलते हैं इसको। रंगभेद जिसका नाम जो है वो हिंदी में, हिंदी वाले इजिली जो है वो पहचान लेंगे नाम से ही, रंगभेद। बट अगर इंग्लिश में आप तैयारी कर रहे हो तो अपाथाइट जो है वो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल राइट वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? कौन सा था वो? तो वो था आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। कौन सा आर्टिकल इससे रिलेट करता है? 32, आर्टिकल 32 जो है वो आपका किससे रिलेट करता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब क्वेश्चन रिवर्स कैसे होगा कि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है उसको किसने जो है वो संविधान की हृदय और आत्मा बताया? तो उसका आंसर होगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग खोलकर पढ़ें जब भी आपको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन भाई ऐसा नहीं है कि सेम एज इट इज ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस को घुमा फिरा के, और आजकल तो आपको पता ही है एग्जाम का लेवल किस तरीके से चल रहा है। जेबीटी का पेपर आपने देखा ही होगा, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इंक्लूड किए जा रहे हैं, धीरे धीरे हम वो भी डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट वाइज, बट फिलहाल के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने जो है वो जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको डीपीएसपी भी बोलते हैं, आर बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको डीपीएसपी बोलते हैं किस संविधान से लिए गए हैं, ठीक है जी, तो वो लिए गए हैं आपके आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरिश संविधान से, ठीक है। आयरिश संविधान 1937 में जो है वो लागू किया गया था, ठीक है। अब बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज 36 से लेके 51 तक जो है वो आर्टिकल है, और पार्ट 4 में जो है वो इसको डिस्क्राइब किया गया है, ये आपको यहां पर याद रखना है। तो जितनी भी चीजें बता रहा हूं सारी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अगर आपको एलिजिबल होना है तो न्यूनतम आयु क्या है, तो न्यूनतम आयु है आपकी 35 ईयर्स, याद रखिएगा 35 ईयर्स। अच्छा, प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स है, तो 52 से लेकर 62 तक जो है वो जो भी आर्टिकल्स हैं उनका संबंध किससे है, उनका संबंध है आपका राष्ट्रपति से। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच हाउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मंत्री परिषद होती है सामूहिक रूप से सदन किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। अब देखो यहां तो सदन लिख दिया, तो आपको दो ही चीजें होंगी भाई यार, सदन में या तो राज्यसभा होगा या लोकसभा होगा। कई बार ये सदन नहीं आता है और ऑप्शन में आता है आपका प्राइम मिनिस्टर, तो ज्यादातर बच्चे प्राइम मिनिस्टर लगा देते हैं, बट इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका लोकसभा, ठीक है। लोकसभा याद रखिएगा, लोकसभा से रिलेटेड आर्टिकल है आपका 81, ठीक है जी, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है, वो अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के जो चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, बहुत इजी क्वेश्चन, इसका आंसर है द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो भारत के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं, तो 12, आंसर है आपका 12। अब देखो यार क्वेश्चन थोड़ा लेवल आपको इजी लग सकता है, बट ये बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम पहले बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियोस लेकर आएंगे तो उसमें मैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है वो ऐड करूंगा, ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों से कौन सा आर्टिकल संबंधित है, तो इसका आंसर है आर्टिकल 51A, ठीक है। 51A जो है वो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स इन इंडिया आर एक्सरसाइज्ड बाय। भारत में वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, कौन है वो, तो वो है आपका द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो काउंसिल होती है मिनिस्टर, उनके द्वारा जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया वो एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। भारत में राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कौन कार्य करता है, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति, बिल्कुल सही, आंसर क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। कौन है वाइस प्रेसिडेंट, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है और उनको जो है वो चेयरमैन भी बोल सकते हो आप राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन है, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज एक्सरसाइज्ड बाय। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, केवल उच्चतम न्यायालय नहीं, केवल उच्च न्यायालय नहीं भाई, दोनों के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट दोनों के पास जो है वो आपका पावर है किसकी, जुडिशियल रिव्यू की, ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वो इज नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन, भारत का पहला प्रथम नागरिक किसको कहा जाता है, तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको जो है वो भारत का पहला सिटीजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द एंटी डिफेक्शन लॉ इज कंटेन्ड इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो दल बदल विरोधी कानून है वो संविधान की किस अनुसूची में निहित है, तो वो है अनुसूची आपका 10th शेड्यूल, ठीक है। 10वीं अनुसूची किससे रिलेट करती है, एंटी डिफेक्शन लॉ से, यानी कि बदल विरोधी कानून से, ठीक है। इसको जो है वो आपका 52 यानी कि 52nd नंबर का याद रखिएगा, जो आपका अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है जी, इसके द्वारा जो है वो इसको ऐड किया गया था। और कब हुआ था ये अमेंडमेंट, 1985 में जो है ये अमेंडमेंट हुआ था, तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया। गवर्नर होते हैं जो स्टेट में, उसको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो भाई आपका उच्च न्यायालय नहीं, सॉरी, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो यहां पर क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो लोकसभा है आपकी उसकी जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी है, 552, 550, 545 या फिर आपका जो है वो 250। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 550, ठीक है। पहले कितनी होती थी, 552 होती थी, ठीक है, आपको पता ही होगा, अब 550 है। रीजन बिहाइंड दैट कि भाई 104 नंबर का जो है वो अमेंडमेंट हुआ था 2019 में। अब इसमें क्या किया गया कि जो एंग्लो इंडियंस को जो है वो 2 सीट दी जाती थी,
उसको क्या कर दिया गया था, उसको जो है वो रिमूव कर दिया गया था। तो दो ये बंदे कट गए तो 550 जो है वो अब सीटें है। कौन सा अमेंडमेंट था? 104 नंबर का। कब आया था? 2019 में। यहाँ पर लिखा भी है कि पोस्ट 104th अमेंडमेंट एंग्लो इंडियन सीट्स वर रिमूव्ड इफेक्टिवली कैपिंग इट एट 550। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विच केस। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मूल संरचना का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, कब? 1973। ये आपको यहां पर याद रखना है। और मुझे पता है आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये सारे क्वेश्चन आते होंगे। अगला क्वेश्चन है विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव करवाने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? राज्य चुनाव आयोग? ठीक है, नहीं। भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है द वोटिंग एज इन इंडिया वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 बाय विच अमेंडमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई 21 से जो एज की गई थी 18 की वोट डाल सकते हैं, ये कौन सा संशोधन द्वारा जो है वो की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 61 नंबर का जो संशोधन हुआ था इसके द्वारा। कब हुआ था भाई? 1988 में। ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन रिवर्स भी हो सकता है कि भाई जो 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1988 में, उसमें क्या हुआ था? तो भाई आपको याद रखना है कि जो एज थी वोटिंग की उसको 21 से घटाकर जो है वो 18 कर दिया गया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? ठीक है जी, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो ड्यूअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता तो आपको यहां पर देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इमरजेंसी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर कंटेन्ड इन विच आर्टिकल। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किन अनुच्छेदों में निहित है? कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें आपातकालीन प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे? इमरजेंसी प्रोविजंस। आंसर होगा 352 से लेकर 360। 352, 352 कौन सा है भाई? नेशनल इमरजेंसी। ठीक है जी, पता ही होगा आपको नेशनल इमरजेंसी अगर लगती है। 356 कौन सा है? 356 है आपकी प्रेसिडेंट रूल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, या फिर आपकी जो है वो स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। फिर 360 आती है आपकी कौन सी? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है जी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अब मुझे कमेंट करके आप लोग ये बताओगे, ठीक है, अगर आप सीरियसली लेवल पे तैयारी कर रहे हो कि जो भारत है आपका, ठीक है, वहां पर कौन कौन सी इमरजेंसी जो है वो अब तक लगी है या कितनी बार लगी है? ठीक है, तो जिसको जैसी इंफॉर्मेशन है जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है आपका वो इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेक्रेटरीट ऑफ द कैबिनेट। कि भाई जो कैबिनेट सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख जो है वो कौन होता है? तो वो होता है आपका कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो इजी तो होते हैं बट थोड़े ट्रिकी भी होते हैं। कई बार आपने पढ़े नहीं होते तो आप इस चीज में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी डैश ईयर। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हर डैश वर्ष में की जाती है, तो 5 वर्ष में जो है वो की जाती है। अच्छा, इसकी पीडीएफ जो है वो आपको जीके स्टडी ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ वाला वहां पर एक सेक्शन है, तो वो भी आप जो है वो चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में की जाती है। तो एक तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है फाइनेंस कमीशन की अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। कितने साल बाद? भाई 5 साल बाद करता है। ठीक है जी। अच्छा, फाइनेंस जो कमीशन है, ठीक है, यहाँ पर मैं और भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, इसको जो आर्टिकल रिलेट करता है वो है आपका 280 आर्टिकल है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर क्या है कि जो पहली फर्स्ट जो आपकी फाइनेंस कमीशन एस्टेब्लिश की गई थी वो कब की गई थी? वो की गई थी 1951 में। समझ आ गया? और उसके फर्स्ट जो आपके चेयरमैन थे वो कौन थे? वो थे आपके के सी नियोगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा। समझ आ गया? करंट में कौन सी चल रही है भाई? करंट में चल रही है आपकी 16th नंबर की। ठीक है जी, और इसके जो हेड है या चेयरमैन है वो है आपके डॉक्टर अरविंद अरविंद पनगड़िया। ठीक है जी, अरविंद पनगड़िया। समझ आ गया? पहली के चेयरमैन थे केसी नियोगी 1951, अब चल रही है 16th। ठीक है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। 280 नंबर का आर्टिकल जो है वो इससे रिलेट करता है। फाइनेंस कमीशन से अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, कितने साल बाद? 5 साल बाद। समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है वो इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? बहुत इजी क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर आप जो है वो बोलते हैं, जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर जिसको बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 बहुत इंपॉर्टेंट है, इज रिलेटेड टू विच। ठीक है, किससे रिलेट करता है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पंचायती राज संस्थाएं।
ठीक है जी। पंचायती राज संस्थाएं, या फिर कई बार ये भी इसकी जगह ऑप्शन आ जाता है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है जी, तो ये दोनों सेम ही है, याद रखिएगा। थ्री पंचायत राज संस्था में 3 टायर सिस्टम होता है, ये भी आपको जो है वो याद रखना है। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत का टेन्योर कार्यकाल जो है वो कितना होता है? तो 5 साल जो है वो ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? आर्टिकल 324। 324 आर्टिकल रिलेट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी सी डिटेल में। इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था वो किया गया था 25 जनवरी 1950 को। ठीक है जी, पहला पॉइंट ये याद हो गया आपको। सेकंड पॉइंट करना है, हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बहुत इजी है, न्यू दिल्ली में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। सेकंड पॉइंट भी आपको याद हो गया। ठीक है जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है प्रेजेंट में? वो हैं आपके ज्ञानेश कुमार। ठीक है जी, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी आपको जो है वो याद हो गया। ठीक है, समझ आ गया। आई होप ये सारे पॉइंट जो हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, वो इज द लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? जो भारतीय सरकार है उसका कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो वो होता है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी जिसको बोलते हैं। और अगर प्रेजेंट की बात करें 2026 की, तो कौन है? वो है आपके आर वेंकट रमानी। ठीक है जी, आर वेंकट रमानी, सॉरी। ठीक है, वेंकट रमानी, ये हैं क्या? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको कैग बोलते हैं, ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ? भारत का जो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक होता है उसकी नियुक्ति कितने अवधि तक की जाती है? तो या तो 6 साल तक या 65 वर्ष की आयु तक। ये आपको जो है वो यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? भारत में पहला सामान्य चुनाव किस वर्ष हुआ था? सभी को पता है 1951-52 में। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे भारत के? जब पहले चुनाव की बात हुई है ना, तो पहले की बात करते हैं। उनका नाम है सुकुमार सेन। याद रखिएगा, सुकुमार सेन जो है ये आंसर है। और फर्स्ट वोटर के बारे में तो आपको पता ही होगा, श्याम शरण नेगी जी। ठीक है, कहां से? आपके कल्पा से। समझ आ गया। तो ये आपको यहां पर याद रखने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, पितृसत्ता एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करती है। ठीक है, पितृसत्ता का रिलेशन जो है वो किससे माना जाता है? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन याद रखिएगा, वैल्यूज मैन मोर एंड गिव्स देम पावर ओवर वुमेन, कि पुरुषों को जिसमें अधिक महत्व दिया जाता है उसको पितृसत्ता जो है वो कहा जाता है। अगला है, द प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया वाज इनिशियली इंस्पायर्ड बाय द मॉडल ऑफ? जो प्लान्ड इकोनॉमी है जिसको बोलते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था, वो किसके मॉडल से जो है वो आपकी प्रेरित थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। ठीक है, सोवियत संघ जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का एक उदाहरण है? अच्छा, एक राजनीतिक दल का गठन हो सकता है? नहीं। नियमित सरकारी चुनाव? नहीं। व्यक्तिगत आदत बनना? नहीं। चिपको आंदोलन जो है वो इसका सही आंसर। चिपको आंदोलन 1973 के आसपास जो है वो शुरू हुआ था। प्लेस है उत्तराखंड, याद रखिएगा। ठीक है जी। और इसके जो लीडर थे वो कौन थे? वो इंपॉर्टेंट है, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है जी, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, दो और नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है जी, चंडी प्रसाद भट्ट। और एक लेडी का नाम याद रखिएगा, गौरा देवी। तो इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो ये भी आपको याद रखना है। सुंदरलाल बहुगुणा भी जो है वो पूछा जाता है। अगला है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज? भारत संघ की आधिकारिक भाषा क्या है? तो हिंदी इन देवनागरिक स्क्रिप्ट। ये क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन ऑफ इंडिया की। याद रखना, हिंदी इन देवनागरिक स्क्रिप्ट। अगला है, वो इज द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? यहां पर स्टेट लगा है, खाली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आंसर होगा आपका चीफ मिनिस्टर, सीएम। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है भाई? गवर्नर के द्वारा जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर। अगला है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, आप नाम सुनते होंगे, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ठीक है, तो ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंडर जो है ये आता है।
अगला है आपका, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के बारे में हमने बात की थी, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है टू रेकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। जो यूनियन और स्टेट है उनके बीच में टैक्सेस को जो है वो डिवाइड करना, ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम है आपका फाइनेंस कमीशन का। अगला है, कास्ट इज अ फॉर्म ऑफ, जाति किसका एक रूप है? तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण का जो है वो आपका एक उदाहरण है या फॉर्म है कास्ट, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, वो प्रेजेंट द बजट इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बजट जो है वो कौन जो है वो पेश करता है? तो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री जो है वो बजट पेश करते हैं, और ये क्वेश्चन पीवाईक्यूज में पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा पार्लियामेंट में। अगला क्वेश्चन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज इज मैनेज्ड बाय, ठीक है, जो शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन का प्रबंधन है उसको किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? तो म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा, नगर पालिकाओं के द्वारा जो है वो उसको मैनेज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसको बोला जाता है? तो 42 अमेंडमेंट था जो, ठीक है, कब आया था? 1976 में, उसको जो है वो आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अगला है, द सिस्टम ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन इन इंडिया इज, भारत में जो केंद्र राज्य संबंध है वो क्या प्रणाली है? तो वो है आपका फेडरल विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मजबूत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के साथ संघीय, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से ये पूछा जाता है, वो बोला जाता है क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दोनों ही जो है वो आपको याद रखने हैं। अगला है, वो हैज द पावर टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी। किसके पास पावर है कि वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है? तो वही वो पावर है आपके प्रेसिडेंट के पास, जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। अगला है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका टेन्योर कितने वर्ष का होता है? तो 6 साल का जो है वो उनका टेन्योर होता है। द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट बाय विच अमेंडमेंट। किस अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो प्रॉपर्टी के राइट को रिमूव किया गया था? तो 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978, इसके द्वारा जो है वो आपके मौलिक अधिकारों को हटा दिया गया था, मतलब जो मतलब कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। अगला है, वो प्रिसाइडिंग ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसके बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था, वाज पास्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर। बदल विरोधी कानून किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पारित किया गया था? आंसर होगा आपका राजीव गांधी, ठीक है जी, समझ आ गया। अगला है आपका, विच बॉडी इज कंसिडर द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी बॉडी को संविधान का संरक्षक माना जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो ये थे भाई 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको 50 के 50 आते होंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी एक बार जरूर जो है वो, अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हो तो कोर्सेज जरूर चेकआउट करना, पटवारी, जेओआईटी और पंचायत सेक्रेटरी के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।